हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक मेडिकल नॉलेज। आज हम लोग मिडवाइफरी के क्वेश्चंस को देखेंगे। शॉर्ट नोट्स ऑन फैमिली प्लानिंग। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन। फैमिली प्लानिंग मीन्स द प्लानिंग ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड द स्पेसिंग बिटवीन देम बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इट हेल्प्स कपल्स डिसाइड when to have children and how many children to have। कह रहा है कि ऐसा फैमिली प्लानिंग क्या है। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि ऐसा एक प्लानिंग बनाना जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के द्वारा बच्चों की संख्या और बच्चों के बीच के जो अंतराल है उसको निर्धारित किया जा सके। इट हेल्प्स कपल्स वेन टू हैव चिल्ड्रेन। मतलब यह कपल को यह मतलब डिसाइड करने के लिए होता है कि उन्हें कब बच्चे चाहिए और कितने बच्चे चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए। टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, माँ और बच्चे की हेल्थ यानी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। टू मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन बर्थ्स, बच्चों के जो जन्म है उनके बीच एक सही जो है अंतराल जो है उसको कायम रखने के लिए। फिर टू प्रोवाइड ए बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द फैमिली, और एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग परिवार के लिए एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रदान करने के लिए। मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के मेथड क्या क्या है? तो फैमिली प्लानिंग के दो मेथड्स होते हैं, एक टेम्पोररी मेथड, एक होता है हमारा परमानेंट मेथड। तो हमारा टेम्पोररी मेथड के अंदर कौन कौन सा आता है? पहला है नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में क्या है? सेफ पीरियड मेथड। सेफ पीरियड मेथड क्या होता है? तो जब हमारा जो पीरियड का जो साइकिल है, किसी का 28 दिन, किसी का 30 दिन या 35 दिन जो भी हो, उसके अनुसार ओव्यूलेशन डे हमें देखना है कब है। तो ओव्यूलेशन डे को छोड़ करके अगर उस छोड़ करके जब भी अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जाए तो वो महिला क्या वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, यानी कि गर्भ निरोध का यहाँ काम करेगा। फिर है विड्रॉवल। विड्रॉवल यानी कि आपको जब सेक्सुअल जो रिलेशनशिप बनाया जाता है तो मेल का जो सीमेन है उससे वो मेल अपने सीमेन को क्या करता है, वो जो है फीमेल के वेजाइना में इंटर नहीं होने देता, वो उसे बाहर ही निकाल करके बहा देता है। ठीक है, तो ये विड्रॉवल हुआ। फिर है लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड क्या हुआ? तो जो माताएं दूध पिलाने वाली होती हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दूध क्यों पिलाना चाहिए? ताकि जो है उनके पीरियड जो है जो बहुत देर से आए, जिसकी वजह से उनका जो है ना गर्भ उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में मतलब देरी हो। ठीक है, तो ये सब हमारे जो है नेचुरल मेथड थे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड है में पहला आ जाता है मेल कंडोम, फिर है फीमेल कंडोम, फिर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, फिर है हमारा देखिए हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड के द्वारा भी गर्भ निरोध किया जाता है। जैसे देखिए ओरल, इसमें क्या क्या हो गया? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि खाने के लिए होता है, जैसे कि माला एन है या फिर माला डी है, नहीं ये सारे क्या है हमारे छाया है। तो ये सभी जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। फिर है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन। कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो गर्भ निरोध पैदा करते हैं। तो जैसे अंतरा हो गया,
फिर है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स। कुछ ऐसे उन्हें कुछ ऐसे मतलब होते हैं, ठीक है, इम्प्लांट, जिससे कि है ना लगाने से क्या होता है, मतलब गर्भ निरोध जो है वो पैदा होगा। फिर है हमारा इंट्रायूटेरिन डिवाइस। कुछ ऐसे इंट्रायूटेरिन डिवाइस है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जैसे कि कॉपर टी हो गया या फिर मल्टी लोड आईयूसीडी हो गया। फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में हो गया इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर किसी का भूलवश जो है, अगर किसी कॉन्ट्रासेप्शन का अगर उसने उपाय नहीं किया हो, तो उस दौरान अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है 48 घंटों के अंदर अगर ले लिया जाए तो उसका जो है गर्भ निरोध हो सकता है, ठीक है। फिर है हमारा परमानेंट। हमने दो देखा था कि दो मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के, तो एक था हमारा टेम्परोरी, एक था परमानेंट। तो हम लोग परमानेंट देखते हैं। तो परमानेंट मेथड जो है एक तब करवाता है कोई कपल जब वो अब और बच्चे नहीं चाहता है, ठीक है। तो इसमें दो तरह का हो गया, एक मेल स्टेरिलाइजेशन, एक फीमेल स्टेरिलाइजेशन। तो फीमेल स्टेरिलाइजेशन में फीमेल स्टेरिलाइजेशन जो है उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, और मेल स्टेरिलाइजेशन को वैसेक्टोमी बोलते हैं। देखिए एडवांटेज क्या है फीमेल प्लानिंग के, तो फैमिली प्लानिंग के, तो क्या क्या इसके मतलब एडवांटेज है, इसके क्या लाभ है। तो देखिए प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड जो प्रेगनेंसी यानी अनचाहा जो गर्भ है उससे बचने के लिए इम्प्रूव्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, और माँ और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। फिर हेल्प इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द फैमिली, और ये क्या करता है कि आर्थिक स्थिति को जो है सही करता है, उसको सही होने में मदद करता है। क्योंकि अगर एक ही घर इसका फैमिली प्लानिंग ना किया जाए तो एक ही घर में एक ही कपल को बहुत सारे बच्चे होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक समस्याओं का जो है सामना करना पड़ जाता है। और फिर रेड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। जितने कम बच्चे रहेंगे उतना ही ज़्यादा जो है मतलब स्वस्थ माँ और बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब स्वस्थ रहेंगे तो मोर्टेलिटी रेट जो है अपने आप ही वो घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर देखते हैं हम लोग फीटल सर्कुलेशन को। फीटल सर्कुलेशन पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो देखिए फीटल सर्कुलेशन होता क्या है। तो फीटल सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द फीटस बिफोर बर्थ। फीटल सर्कुलेशन क्या है, तो बर्थ से पहले, जन्म से पहले जो फीटस के ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है उसे ही क्या कहते हैं, फीटल सर्कुलेशन, ठीक। इन द फीटस द लंग्स आर नॉट यूज फॉर ब्रीथिंग। जो फीटस है, जो भ्रूण है ना, तो क्या होता है कि उनका जब तक वो जन्म नहीं लेते हैं तब तक उनका लंग्स जो है काम नहीं करता है। सो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड फ्रॉम द मदर थ्रू प्लेसेंटा। देखिए इसलिए जो है तो लंग्स अगर काम नहीं कर रहे हैं तो शिशु को भ्रूण को जो है आखिर ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से, तो वो उसके माँ के द्वारा उसकी माँ के द्वारा जो है प्लेसेंटा से होकर के मिलता है ना। भ्रूण परिसंचरण यानी कि फीटल सर्कुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भ में पल रहे शिशु के शरीर में रक्त का संचार होता है, ठीक है। गर्भ में शिशु अपने फेफड़ों से सांस नहीं लेता है, इसलिए उसे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों जो है ना कहाँ से मिलते हैं, तो माँ से प्लेसेंटा के माध्यम से मिलते हैं। पहले माँ को तो मिला ये न्यूट्रिएंट्स, फिर माँ से किस में जाएगा, प्लेसेंटा में जाएगा, फिर प्लेसेंटा से भ्रूण में जाएगा। अब मेन पार्ट्स ऑफ फीटल सर्कुलेशन। फीटल जो सर्कुलेशन जो हो रहा है
तो इसके कोई ना कोई तो अंग होंगे ना, कहाँ से कहाँ कैसे कैसे गुजरेगा, नहीं गुजरेगा, सर्कुलेशन होगा, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है। तो इट इज द ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द फीटस टू द मदर एंड allows the exchange of oxygen, nutrients and waste products। कह रहा है कि प्लेसेंटा क्या है कि एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फीटस से और माँ से दोनों को, फीटस और माँ दोनों को क्या करता है, वो जोड़ने का काम करता है। प्लेसेंटा क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फीटस और मदर दोनों को जोड़ने का काम करता है। एंड एलॉज, और क्या करता है, अनुमति देता है क्या, किसी चीज करने के लिए, तो एक्सचेंज करने के लिए, ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट्स है और या फिर कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको एक्सचेंज करने के लिए परमिशन देता है, अलाउ करता है, ठीक है। फिर है माँ, वही कह रहा है कि माँ और भ्रूण के बीच ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है ये प्लेसेंटा। फिर है अम्बिलिकल वेन। तो अम्बिलिकल वेन क्या होता है, तो कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस। अम्बिलिकल वेन क्या है, तो जो है ना अम्बिलिकल वेन, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं नाभि शिरा। तो नाभि शिरा क्या है, तो वो प्लेसेंटा से ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रक्त यानी कि ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो भ्रूण तक लाती है, फीटस तक लाती है वो, ठीक है। जो हमारा अम्बिलिकल वेन, उसका क्या काम है कि प्लेसेंटा से ऑक्सीजन युक्त जो है ब्लड वो कहाँ तक लाएगी, तो फीटस तक लाती है। फिर है डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस क्या है, तो ए वेनोसस दैट अलाउज ब्लड टू बाईपास द लीवर एंड एंटर द इंफीरियर वेना कावा। तो डक्टस वेनोसस क्या है, तो एक ऐसा एक वेसल्स है जो कि अलाउ करता है कि देखिए कि जो रक्त को जो है आंशिक रूप से बाईपास करके क्या करे, इंफीरियर वेना कावा तक पहुंचाएगा, है ना। रक्त को क्या करेगा, रक्त को जो है लीवर को आंशिक रूप से बाईपास करके थोड़ा सा ही लीवर को वो ब्लड देकर बाकी सारा जो है वो इंफीरियर वेना कावा तक पहुंचा देता है। डक्टस वेनोसस जो है यही इसका काम है। और देखते कंपोनेंट्स को इसके जो और कौन कौन से हैं, ठीक है। जो मेन पार्ट्स है फीटल सर्कुलेशन के कौन कौन से हैं, तो प्लेसेंटा हो गया, अम्बिलिकल वेन हो गया, डक्टस वेनोसस हो गया। अब देखते हैं और कौन सा है, तो फोरामेन ओवेल जो है वो क्या है, एन ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। वो फोरामेन ओवेल क्या है, तो एक ओपनिंग है, एक दरवाजा है समझिए, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है कि राइट एट्रियम, दाएं अलिंद और बाएं अलिंद, ठीक है, का एक तक जाने का जो है ना एक रास्ता है, दाएं अलिंद से बाएं अलिंद तक जाने का एक रास्ता है। फिर देखिए फिर हमारा जो है डक्टस आर्टियोसस। डक्टस आर्टियोसस क्या है, तो कनेक्ट पल्मोनरी आर्टरी टू द एरोटा। ये क्या करता है कि पल्मोनरी आर्टरी को जो है एरोटा से जोड़ता है ना, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी को महाधमनी से जोड़ता है। फिर छठा देखिए अम्बिलिकल आर्टरीज। अम्बिलिकल आर्टरीज जो है वो क्या होता है, तो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटस बैक टू द प्लेसेंटा। तो अम्बिलिकल आर्टरीज क्या है, तो वो क्या करेगा कि फीटस से जो है ना अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको वापस कहाँ ले लेगा, प्लेसेंटा में ले लेगा। प्लेसेंटा से लिया था ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब प्लेसेंटा को ही वो दे देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। फिर है पाथवे ऑफ फीटल सर्कुलेशन, आखिर उसका रास्ता क्या, किस किस तरीके से ये मूव कर रहा है वो देखिए। तो सबसे पहला है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द प्लेसेंटा थ्रू द अम्बिलिकल वेन।
प्लेसेंटा से जो है ना ऑक्सीजन युक्त रक्त अम्बिलिकल वेन के द्वारा भ्रूण में आता है। प्लेसेंटा से क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है अम्बिलिकल वेन के द्वारा भ्रूण में आता है। फिर क्या है देखिए, द ब्लड पासेस थ्रू द डक्टस वेनोसस एंड एंटर द इंफीरियर वेना कावा। और ये जो रक्त है डक्टस वेनोकस से हो करके इंफीरियर इंफीरियर वेना कावा में प्रवेश करता है। उस देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि यही जो है ना डक्टस या जो रक्त है यानी कि जो ब्लड है डक्टस वेनोसस से होकर इंफीरियर वेना कावा में क्या हो रहा है, प्रवेश करता है। फिर देखिए कि फ्रॉम द इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, मतलब कह रहा है इंफीरियर वेना कावा के द्वारा, ठीक है, के द्वारा क्या हो रहा है, ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, मतलब कि है इंफीरियर वेना कावा के द्वारा जो है ब्लड जो है ना जो द्वारा जो है वो राइट एट्रियम, हार्ट का जो राइट एट्रियम है वहाँ इंटर करता है ना। इंफीरियर वेना कावा से रक्त फिर से जो है राइट एट्रियम में आ जाता है, ठीक। फिर है चौथा हमारा, मोस्ट ऑफ द ब्लड पासिस थ्रू द फोरामेन ओवल इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये क्या कह रहा है कि राइट एट्रियम से अधिकतर जितना भी ब्लड है ना रक्त जो है उसका फोरामेन ओवल के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है हाँ then it goes to the left ventricle and is pumped into aorta to supply the brain and upper parts of body। देखिए उसके बाद क्या करा ब्लड कि लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, एरोटा में जा रहा है, फिर एरोटा से कहाँ जा रहा है, शरीर के ऊपरी भागों में। तो शरीर के ऊपरी भाग कौन कौन से हैं, तो ब्रेन है, हार्ट है, इसमें जाता है। फिर है द रिमेनिंग ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम goes into the right ventricle and then into the pulmonary arteries। कर जो रक्त जो था यानी ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, वो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, पहुंच जाता है। फिर देखिए क्या है कि बिकॉज द लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि लंग्स जो है काम नहीं करता है, ठीक है, lungs are not functioning, most blood passes through the ductus arteriosus into the aorta। कहा देखिए चूंकि जो भ्रूण के फेफड़े जो है ना, फेफड़ा नहीं ना कार्य करता है, वो तो जन्म होने के बाद कार्य करता है फेफड़ा। तो चूंकि लंग्स यानी फेफड़ा जो कार्य नहीं करता है, इसलिए अधिकतर रक्त जो है क्या हो रहा है कि डक्टस आर्टियोसस से एरोटा में चल जाता है। फिर ये आठवां, फाइनली deoxygenated blood returns to the placenta through the umbilical arteries। अंत में क्या होता है, तो अंत में अशुद्ध रक्त अम्बिलिकल जो आर्टरी है के माध्यम से वापस प्लेसेंटा में चला जाता है, ठीक है। अंत में अशुद्ध रक्त क्या है, तो अम्बिलिकल आर्टरीज के माध्यम से वापस प्लेसेंटा में चला जाता है ना। अब देखिए स्पेशल फीचर इसके, तो ऑफिटल सर्कुलेशन, इसमें क्या क्या स्पेशल फीचर था, तो डक्टस वेनोसस है जो क्या कर रहा है, बाईपास कर रहा है लीवर को। फिर हमारा फोरामेन ओवल है जो कि ब्लड को अलाउ कर रहा है, ब्लड को जो है अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम। फोरामेन ओवल क्या कर रहा है, तो राइट एट्रियम से ब्लड जो है ब्लड को लेके जा रहा है वो है ना, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में। ये डक्टस एटियोसस का क्या काम है, तो कनेक्ट पल्मोनरी आर्टरी टू एरोटा।
क्या कर रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है उसको एरोटा से जोड़ने का काम कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं अफगार स्कोर पर शॉर्ट नोट्स। तो अफगार स्कोर है क्या? तो अफगार स्कोर इज अ क्विक क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ ए न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टू इवेलुएट वाइटल एडेप्टेशन टू एक्स्ट्रा यूटेरिन लाइफ। कह रहा है कि अफगार जो है स्कोर जन्म के तुरंत बाद शिशु की स्थिति और बाह्य जीवन के अनुकूलन का त्वरित आकलन करने की विधि है। तो ये जो है अफगार स्कोर क्या है? तो अफगार स्कोर जन्म के तुरंत बाद शिशु की जो है ना स्थिति और बाह्य जीवन के अनुकूलन का त्वरित आकलन करने की विधि है। डेवलप्ड बाय, यानी कि ये किसके द्वारा इसका डेवलप हुआ था? तो वर्जीनिया अफगार के द्वारा 1952। ठीक है। फिर टाइमिंग ऑफ असेसमेंट, हमें देखना कि जो असेसमेंट कर रहे हैं तो उसका टाइमिंग आखिर कैसे है। तो फर्स्ट जो है 1 मिनट में हम लोग इनिशियल अडेप्टेशन को देखते हैं। फर्स्ट पहला जो मिनट जो होता है वो बहुत ही कीमती होता है, गोल्डन मिनट उसे कहते हैं। एट 5 मिनट रेस्पॉन्स टू रिसोसिएट, देखते हैं कि रिसोसिएट का रिस्पॉन्स वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैं तीसरा जो है टाइमिंग क्या है हमारा कि मैं रिपीट एट 10 मिनट्स इफ स्कोर इज लो, फिर भी अगर स्कोर लो अभी दिखा रहा है तो फिर से उस चीज़ को रिपीट करेंगे अफगार को। ठीक है, जो काम हम लोग रिसोसिएशन का जो कर रहे हैं उसको रिपीट करेंगे। फिर देखिए कि जो अफगार स्कोर है हम लोग उसको कैसे मेजर करते हैं। तो उसके लिए 5 कंपोनेंट होते हैं। तो कौन कौन सा 5 कंपोनेंट है? तो हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, मसल टोन, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी होता है, फिर है कलर है ना। तो हार्ट रेट अगर अब्सेंट है तो स्कोर 0 पड़ता है। रेस्पिरेशन भी अगर 0 मतलब कि अब्सेंट है तो स्कोर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। और मसल टोन जो है वो भी समझो नहीं के बराबर है तो कितना मिलेगा स्कोर? तो 0 मिलेगा। और फ्लेक्स और अगर रिस्पॉन्स दे रहा है तो 0 मिलेगा। नो रिस्पॉन्स अगर दे रहा है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है बच्चा तो वो क्या होगा? 0 होगा। फिर कलर, बच्चे का जो कलर है वो कैसा है? ब्लू या फिर पेल अगर है तो बच्चे का कलर ब्लू या पेल है तो स्कोर क्या होगा? 0 होगा। अब देखते हैं हार्ट रेट अगर 100 बीट पर मिनट से कम हो तो स्कोर 1 मिलेगा। ठीक है, और वही हार्ट रेट अगर 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो या उसके बराबर में हो तो हमारा स्कोर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर रिस्पायरेशन अगर उसका स्लो है यानी इरेगुलर है, ठीक है, स्लो है और इरेगुलर है तो उसमें कितना मिलेगा? स्कोर 1 मिलेगा। और रेस्पायरेशन देखना है कि अगर बच्चा पहले कब रोना स्टार्ट करता है, जब कब सांस लेना स्टार्ट करता है, जब वो रोता है तब ना। तो अगर गुड क्राई कर रहा है इसका मतलब कि उसका रेस्पायरेशन बहुत अच्छा है। फिर है मसल टोन देखना है। तो मसल टोन अगर सम फ्लेक्शन, ठीक है, थोड़ा बहुत वो मतलब वो जवाब दे रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत जो फ्लेक्शन उसमें है तो वो क्या कहलाएगा कि स्कोर 1 है उसमें मिलेगा। और एक्टिव मूवमेंट, और बच्चा जो है मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, हाथ पैर फेंक रहा है, ठीक है, उससे अगर चुट्टी काटा जाए या फिर उसे मतलब थोड़ा सा ठोकर दिया जाए उंगलियों से, चुटकियों से, तो है ना उसका जो है मूवमेंट पैर का करता है ना, या हाथों का करता है, हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये है उसका क्या हम लोग उसके मसल टोन को देखते हैं। फिर रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी, फिर रिफ्लेक्स उसका जो है कि क्या है नहीं है। तो अगर कोई रिस्पॉन्स अगर नहीं दे रहा है, ठीक है, उसको कितना भी हिलाया डुलाया जा रहा है
ना रो रहा ना कुछ कर रहा है, तो एकदम पड़ा हुआ है, तो वैसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो उसको 0 देंगे हम लोग। और अगर हल्का-फुल्का रिस्पॉन्स दिया बहुत करने पर वह कर रहा है, तो उसको हम लोग स्कोर 1 देंगे। फिर जो है हम लोग बच्चा अगर बहुत रो रहा है और खाँस रहा है मान लीजिए, तो उस कंडीशन में भी हम लोग उसको 2 दे सकते हैं। फिर अब कलर देखते हैं, तो बच्चे का अगर कलर ब्लू या पेल है तो वो तो 0 होगा, और अगर बच्चे का कलर पिंक है, ठीक है, बॉडी पिंक है, ठीक है, और जो एक्सट्रीमिटीज है यानी हाथ पैर जो है वो ब्लू है, तो उस कंडीशन में जो है स्कोर 1 मिलेगा। और वही जो है कि पूरा पिंक, चाहे वो हाथ पैर हो, चाहे बाजार की कोई लड़कियां हो, उसकी वजह से गए हैं, तो हमारा देखिए, तो अगर हमारा बॉडी, ये क्या कह रहे थे, सॉरी, बॉडी जो है ना अगर पिंक है और हाथ पैर सिर्फ नीला पड़ा हुआ तो स्कोर 1 मिलेगा, और बॉडी अगर पूरा ही जो है पिंक है तो वो क्या होगा, उसमें स्कोर 2 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने टोटल स्कोर देखा रेंज कितना हो सकता है, क्योंकि 5 कंपोनेंट है और 0 से लेकर के ये हमारा जो है कहाँ तक होता है 0 1 2। तो इस तरीके से हमारा स्कोर जो है ना, कितना स्कोर का जो रेंज है 0 से 10 तक हो सकता है। ओके, फिर है हमारा देखिए इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या देखते हैं। अगर 7 से 10 अगर किसी का आ रहा है, ठीक है, स्कोर, तो हम कहेंगे कि बच्चा जो है नॉर्मल है, यानी कि गुड कंडीशन में है। अगर वो आपका स्कोर 4 से 6 के बीच में आ रहा है तो कहेंगे कि मॉडरेट डिप्रेशन है, यानी कि बच्चे को असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर 0 से 3 है तो सीवियर डिप्रेशन है उसे, यानी कि उससे तुरंत रिसोसिएट करना होगा। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, ठीक है, उसका महत्व देखते हैं। आखिर क्यों किया जाता है ये जो आपका स्कोर है करने के पीछे क्या वजह है, तो देखिए असेस कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। क्या इससे होता है कि नवजात जो है बच्चा, उसका जो हृदय हो गया, श्वसन हो गया, और न्यूरोलॉजिकल स्थिति का क्या कर रही है, आकलन कर रही है। उसके बाद फिर गाइड्स नीड फॉर रिसोसिएशन, यानी कि रिसोसिएशन की आवश्यकता निर्धारित करता है कि कब लगाना चाहिए या कब नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। फिर नॉट ए प्रेडिक्टर ऑफ ए लॉन्ग टर्म आउटकम। फिर क्या कह रहा है कि इस अकेले जो है इससे दीर्घकालीन परिणाम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ना। फिर देखिए करेक्ट, इसमें हमारा है चूज करना, MCQ है ये, ठीक, करेक्ट आंसर को चुनना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ पेल्विस मोस्ट सुटेबल फॉर प्रेगनेंसी और चाइल्ड बियरिंग एज। मतलब जो पेल्विस है उसका कौन सा टाइप है जो कि प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी हो या फिर चाइल्ड बियरिंग बच्चा पैदा करने समय वो ज़्यादा जो है सुटेबल रहता है। तो ये जो चारों टाइप्स लिखे हैं, प्लेटिपेलॉइड या फिर एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉइड, गायनेकॉइड, ये सभी जो है ना पेल्विस के टाइप्स है। लेकिन सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन होता है, तो गायनेकॉइड होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो उसका शेप जो है लगभग गोल होता है ना। और फिर द क्लस्टर ऑफ बॉल लाइक अपीयरेंस इज कॉल्ड, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, तो वो किसका होता है, मरूला का या ब्लास्टोसिस्ट का या फिर ब्लास्टोपियर का के ब्लास्टो के फिर ब्लास्टूला का होता है। ये होता है आपका मरूला का, ठीक है। मरूला जब एक एग और जब एक स्पर्म और ओवम का जो है फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ये क्लस्टर ऑफ बॉल बनाता है, ठीक है। जब सेल्स टूटते हैं, टूट करके जो बनाते हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर,
तो क्लस्टर ऑफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं तो वही हमारा मॉड्यूला कहलाता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट। कॉर्पस ल्यूटियम जो है क्या सीक्रेट करता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों सीक्रेट करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है बार्थोलिन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। बार्थोलिन ग्लैंड जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पोस्टेरियर रीजन ऑफ लेबिया मेजोरा, जो लेबिया मेजोरा है ना उसके पीछे वाले हिस्से में जो है क्या होता है, तो वहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड होता है। द डेनोमिनेटर इन फेस, द डेनोमिनेटर इन फेस प्रेजेंटेशन। देखिए फेस प्रेजेंटेशन का डेनोमिनेटर क्या है? तो मेंटम। ठीक है, फिर है ओव्यूलेटरी फंक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय द, जो ओव्यूलेटरी फंक्शन जो हो रहा है तो वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है? तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्टिमुलेट होता है। फिर कर एन एमनियोटिक फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है? तो वो है एमनियोन। ठीक, फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एज, जो गर्भावस्था के दौरान जो है एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसे और क्या कहते हैं? तो डेसिडुआ कहते हैं। द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल इज, जो सबसे बड़ा स्कल है ना महिला का, मतलब महिला का नहीं, जो द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल मतलब कि सबसे बड़ा जो डायमीटर जो है फीटल भ्रूण का जो स्कल है सबसे बड़ा डायमीटर कब होगा? तो वो है हमारा मेंटो वर्टिकल। सबसे बड़ा डायमीटर कब होता है फीटल का स्कल? सबसे बड़ा डायमीटर होता है मेंटो वर्टिकल। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है इंक्रीज सलाइवेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज। तो सलाइवेशन प्रेगनेंसी के दौरान जो है बहुत ज़्यादा सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा लार जो है गिरना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो पैटाइलिज्म कहलाता है। ठीक है, फिर है फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स फॉर एक्सपल्सन ऑफ फीटस, मतलब कि जब बच्चा जब फीटस है तो उसको एक्सपल होने के लिए बाहर निकलने के लिए, ठीक है, बाहर निकलने के लिए जो फुल सर्विक्स का जो फुल डायलेशन हो जाता है, जो सर्विक्स का जो फैलाव है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो वो कौन सा स्टेज कहलाता है? वो स्टेज हमारा कहलाता है फर्स्ट स्टेज। ठीक है, फिर है ब्लूइश कलरेशन ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड एज। तो ब्लूइश कलर ऑफ वेजाइना जो है वो चैडविक साइन कहलाता है, या फिर उसे ही जैकवी मायर साइन भी वो कहते हैं। द फीटल हेड इज बोर्न बाय, फीटल का जो हेड है मतलब किस तरह से बोर्न होता है, पैदा होता है? तो एक्सटेंशन। ठीक है, फिर ड्यूरिंग फर्स्ट 2 months ऑफ प्रेगनेंसी द चीफ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज द, कर रहा है पूछ रहा है कि है ना शुरुआती के 2 महीने जो है गर्भावस्था के जो 2 महीने हैं तो उस दौरान जो है चीफ सोर्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है उनके चीफ सोर्स कौन रहते हैं? तो उस दौरान जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ना उसके चीफ मुख्य सोर्स जो है कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 द लाइन रनिंग फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस टू अम्बिलिकस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से जो हमारा सिम्फाइसिस जो प्यूबिस है वहाँ से लेकर के अम्बिलिकस तक जो लाइनिंग बनता है, ठीक है, तो वो क्या रहता है? ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं? लीनिया निग्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं उस लाइन को? प्रेगनेंसी के दौरान जो नहीं पेट पर जो दाग हो जाते हैं, ठीक है,
तो उसे क्या कहते हैं, जो उसे लीनिया निग्रा कहते हैं। जो क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर के अम्बिलिकस तक होते हैं, ठीक है। तो वो हम उसे क्या कहते हैं, लीनिया निग्रा, क्या कहते हैं, लीनिया निग्रा। अब हम लोग देखते हैं ये फुल फॉर्म देखते हैं, ठीक है। तो LSCS, तो LSCS का क्या है हमारा फुल फॉर्म, तो LSCS का फुल फॉर्म होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। LSCS का फुल फॉर्म लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ROA इसका क्या होता है फुल फॉर्म, राइट ऑक्सीपिटो एंटेरियर, राइट ऑक्सीपिटो एंटेरियर। SBA का स्केल्ड बर्थ अटेंडेंट। FHS का फीटल हार्ट साउंड। IUCD का इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। RCH का क्या होता है, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ARM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। PPH postpartum hemorrhage। EDD expected date of delivery। MCH maternal and child health। ROP right occipito posterior। IMR infant mortality rate। CSSM child survival and safe motherhood। तो इस तरह से हमारा जो है शॉर्ट फुल फॉर्म खत्म हो गया। थैंक यू।